आखिर क्यों छीना एक पिता ने अपने बेटे से अंतिम दर्शन करने का हक। दिन रात बेटी बेटी करती हैं, क्यों नहीं बेटी के पास ही चली जाती हैं। ना जाने भगवान कौन से जन्म का बदला ले रहा है। कितने घरों में बुढ़े लोग शांति से एक कोने में रहते हैं, पर मेरे घर में तो रोज इनकी वजह से हंगामे होते हैं। एक बेटे के घर की बहू बनना भी मानो पाप हो गया। दिन रात बस बनाकर तीनों टाइम खिलाओ और मुंह पर बेटी का नाम रहता है। सुषमा अपनी सास ललिता जी को सुनाते हुए कहती है। ललिता जी बोली, बहू जब तुम इस घर में आई थी, बेटी जैसा ही तुम्हें प्यार दिया था। किस बात की कमी रखी जो तुम आज हमारे साथ ऐसा व्यवहार कर रही हो। अगर कोई बहू अपनी सास को माँ समझे तो क्यों कोई सास अपनी बेटियों को याद करे। देखो मेरी चादर कैसे फट गई है, क्या तुम अपनी माँ को ऐसी फटी हुई चादर सर्दी में ओढ़ने देती। सुषमा बोली, जितनी औकात हो उतनी ही चादर फैलानी चाहिए। जब बाबूजी अपना पेंशन बेचकर नैना ननद की शादी में खर्चा कर रहे थे, तब आपने नहीं सोचा कि आगे चलकर किसके भरोसे रहेंगे। अरे एक बेटा और पोता है, कल को मुखाग्नि भी वही देगा, उसके बारे में तो सोच लेती। पर नहीं, आपको तो सब बेटी को देना था, तो चादर भी बेटी से ही मांग लो। इतना कहकर सुषमा वहाँ से चली गई। तभी ललिता जी के पति किशोर बाबू अपना चादर ललिता जी को उड़ाते हुए बोले, आज बहुत गर्मी लग रही है, मुझे लगता है तुम्हें सर्दी लग रही होगी, तो तुम इसे अपने पास रखो। ललिता जी के आंखों में आंसू आ गए और वो बोली, सुनो जी, क्या इसी दिन के लिए लोग बेटा मांगते हैं। महेश भी बहू को कुछ नहीं कहता, हमारे बात तो सब इनका ही है। फिर आखिरी समय में भी ये हमें ऐसे दिन क्यों दिखा रहे हैं। क्या यही होता है बेटे बहू का फर्ज। किशोर बाबू बोले, जरूर हमने पिछले जन्म में कोई अपराध किया होगा, तभी हमें ऐसी औलाद मिली है। तभी महेश आकर बोला, औलाद तो आपकी अच्छी है, पर आपके चाल चलन ठीक नहीं है। माँ अगर इतनी सर्दी लगती है तो घर में बैठो, क्या जरूरी है घर से बाहर निकलने की। मेरी शादी के वक्त आपने दहेज लेने से मना किया और अपनी बेटी को भर भर के दहेज देकर विदा किया। उस वक्त आपने नहीं सोचा कि बुढ़ापे में बेटा करेगा या बेटी। अब जो किए हो उसे भुगतना भी तो पड़ेगा ही। किशोर बाबू बोले, बेटा हमारी उम्र हो गई है, पुराना हीटर भी खराब हो गया है, बस एक रूम हीटर ही ला दो। महेश बोला, अभी मेरे हाथ बहुत तंग हैं, अगली बार सोचूंगा। सुषमा, एक अदरक वाली अच्छी सी चाय पिला दो, सर्दी लग रही है। किशोर बाबू बोले, बेटा अगर तुम्हें पैसों की दिक्कत है तो गांव वाली जमीन का एक टुकड़ा हम बेच देते हैं, कम से कम अपनी जरूरतों का सामान उसी से ले लेंगे। क्यों ललिता, क्या कहती हो। ललिता जी कुछ कहती उससे पहले ही सुषमा अपने पति को चाय देते हुए बोली, बाबूजी उम्र हो गई है, परंतु अकड़ आपकी नहीं गई है। किशोर बाबू बोले, बहू जब हमारे लिए घर में कोई सोचने वाला नहीं है तो हमें भी कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा। देखो कितनी सर्दी पड़ रही है और तुम हमें एक चाय भी नहीं दे पाती, और अपने ओढ़ने बिछाने का इंतजाम तो हमें खुद ही करना पड़ेगा। महेश गुस्से में बोला, कैसे बाप हैं आप जो अपने बेटे के खाने पीने पर आपकी नजर रहती है। ललिता जी बोली, महेश ये क्या कह रहे हो, जिसने अपने मुंह का निवाला तुम्हें दिया वो तुम्हारे खाने पीने पर नजर रखेगा। हे भगवान, ये सब सुनने से पहले मैं मर क्यों नहीं गई। महेश बोला, मरने के बाद भी मैं ही काम आऊंगा, कोई दूसरा नहीं, याद रखना। इतना कहते हुए महेश अपनी चाय लेकर कमरे में चला गया। रोती हुई ललिता जी को देखकर किशोर बाबू बहुत दुखी हुए और बोले, ललिता, जिस बेटे के लिए हमने नंगे पैर न जाने कितने मंदिरों के दर्शन किए, आज वो अपना फर्ज इस तरह निभा रहा है। क्या हम अपने साथ इन्हीं यादों को ले जाएंगे, या जीवन के अंतिम क्षण भी बेटे के हाथों ऐसा अन्याय लिखा था। तो अब जीने की कोई इच्छा बाकी नहीं रही। दोनों की आंखों में आंसू भर गए और वो एक दूसरे को सांत्वना देने लगे। कुछ महीने बाद महेश को अपने व्यवसाय के लिए कुछ पैसों की जरूरत पड़ी, तो एक दिन बाजार से वो जलेबी लेकर आया और ललिता जी को देते हुए बोला, लो माँ, गर्मा गर्म जलेबी है, खा लो। और आपका हीटर खराब हो गया था, उसे ठीक करने के लिए बिजली मिस्त्री को बोल दिया हूँ, और कोई डिमांड है तो अभी बता दो। ललिता जी मुस्कुराकर बोली, बेटा जब तुम ऐसी बातें करते हो तो कितने अच्छे लगते हो। न जाने किसने तुम्हें बदल दिया, क्योंकि तुम तो ऐसे नहीं थे। जब तुम हुए थे हमने कितने सपने देखे थे कि बेटा बड़ा होगा, अपना फर्ज निभाएगा और हमें किसी बात की दिक्कत नहीं होगी। महेश बोला, माँ आपकी यही आदत अच्छी नहीं लगती,
सामने जलेबी है लेकिन आप सपने देख रही हैं। किशोर बाबू बोले, ललिता सही तो कह रहा है, तुम्हारे लिए जलेबी लाया है तो मुंह मीठा करो, क्यों कड़वी बातों को याद करती हो। महेश बोला, बाबूजी उस दिन आप किसी जमीन के टुकड़े की बात कर रहे थे, मैं तो कहता हूँ गांव की जमीन बेच दीजिए, तो इस सर्दी आपके जरूरत का सामान भी आ जाएगा और मुझे भी कुछ पैसों की जरूरत है। किशोर बाबू हंसकर बोले, बेटा जब तुम जलेबी लेकर आए थे मैं तभी समझ गया कि जरूर तुम्हें हमसे कुछ चाहिए, वरना सालों हो गए एक मीठे बोल तो तुम बोल नहीं पाए। आज अपने माँ बाप को अपने लालच के लिए घूस दे रहे हो। ऐसे भी हमारे मरने के बाद तो सब कुछ तुम्हारा ही है, बस जीवन के कुछ साल बचे हैं वो हम तुम्हारे साथ प्यार से गुजारना चाहते हैं, क्या इतना कर पाओगे। महेश गुस्से में बोला, आप लोग प्यार की भाषा समझते ही नहीं हैं। सही कहती है सुषमा, कब्र में पैर लटके हैं परंतु अकड़ खत्म नहीं हुई। आपको क्या लगता है आप अगर जमीन को नहीं बेचेंगे तो मैं नहीं बेच सकता, क्यों अपने जीवन को नर्क बनाना चाहते हैं। इतना कहकर महेश चला गया। ललिता जी बोली, आप भी ना कुछ पैसों के लिए क्यों उसका मन दुखी कर दिया, जब सब कुछ उसे ही देना है तो एक बार में क्यों नहीं दे देते। किशोर बाबू बोले, ललिता यही तो हम माँ बाप गलती करते हैं, बस ये सोचकर कि बेटा बुढ़ापे की लाठी है और अपना सब कुछ उन्हें सौंप देते हैं, बस एक ख्वाहिश लेकर कि हमारे अंतिम समय में यही बच्चे हमारे काम आएंगे। पर होता क्या है, दुर्व्यवहार और अन्याय जो तुम देख ही रही हो। उस दिन तो ये बात वहीं खत्म हो गई, पर उन्हें क्या पता था कि हालात और भी बुरे होने वाले हैं। सुषमा अब ललिता जी को बासी और ठंडा खाना देकर चली जाती थी, जिससे उनकी तबीयत बिगड़ने लगी। एक रोज सुषमा घर में नहीं थी और नैना का फोन उनके पड़ोसी के घर आया तो ललिता जी वहाँ गईं। नैना बोली, माँ भैया भाभी को फोन कर रही हूँ तो वो उठा नहीं रहे और आपके फोन पर लग नहीं रहा है, बात क्या है। वहाँ पर सब कुछ ठीक है। नैना नौकरी करती थी, उसके भी सास ससुर और बच्चे थे। माँ बाप उसे परेशान नहीं देखना चाहते, इसलिए कभी अपनी परेशानी नहीं बताते थे। ललिता जी बात करके चली गईं तो उनकी पड़ोसन कमला जी नैना को बोली, बेटा माँ बाप तो सभी बच्चों को एक जैसा प्यार करते हैं, पर बच्चे अपना फर्ज निभाना भूल जाते हैं। मैं ज्यादा तो कुछ नहीं कहूँगी, बस तुम इन्हें अपने पास ले जाओ या गांव भेज दो, पुराने पड़ोसी के नाते हम तुम्हें बता रहे हैं। इतना कहकर उन्होंने फोन रख दिया। कुछ रोज बाद नैना बिना बताए कुछ रोज की छुट्टी लेकर माता पिता से मिलने आई। उनकी हालत देखकर वो हैरान रह गई। वो अपने भाई को बोली, आप क्या भूल गए कि इन्होंने हमारे लिए क्या क्या किया था, जिन्होंने हमें इस मुकाम तक पहुंचाया। आप उन्हें 2 वक्त की रोटी नहीं दे पाए, सोचा है कल को आप भी इसी उम्र से गुजरेंगे तो अपने बच्चों को क्या जवाब देंगे, और अगर वो आपके साथ ऐसा ही व्यवहार करें तो क्या झेल पाएंगे। महेश बोला, तो क्या इन्होंने बस मेरे अकेले के लिए ये सब किया है, तुम्हें भी तो पढ़ाया लिखाया, तुम अपना फर्ज क्यों नहीं निभाती। नैना अपने माता पिता से बोली, बाबूजी मैं आपको कहती थी बेटा बेटी में आप तो फर्क नहीं कर रहे हैं, परंतु यही सोच आपके बच्चों में हो ये जरूरी नहीं है। आप मेरे साथ नहीं रहे कि मैं बेटी हूँ, कल को सब कुछ बेटा ही होगा तो बेटा अपना फर्ज निभाएगा, क्या इस तरह बेटा अपना फर्ज निभाता है। नैना अपनी माँ के आंसुओं को पोंछते हुए बोली, माँ चलो मेरे साथ, आखिर आपने कभी मुझ में और बेटे में अंतर नहीं समझा तो फिर कर्तव्य निभाने का मुझे भी मौका दो। ललिता जी बोली, बेटा तुम अपना कर्तव्य बखूबी निभा रही हो, अपने सास ससुर की सेवा कर रही हो, परंतु हर लड़की की सोच तुम्हारे जैसी नहीं होती। कुछ बच्चे बस लालच में सास ससुर से लेना जानती हैं, अपने कर्तव्य को निभाती नहीं, बस यातनाएं देती हैं। सुषमा बोली, इतने साल से कौन कर रहा था जो मेरे खिलाफ जहर उगल रही हैं। अरे इतनी ही प्यारी बेटी है तो चली क्यों नहीं जाती। एक बेटा देखकर मेरे माँ बाप ने इस घर में ब्याह रचाया, पर उन्हें क्या मालूम था कि जीवन भर के लिए परेशानी मेरे गले बंध जाएगी। किशोर बाबू गुस्से में बोले, बस बहू, अब हम तुम्हारे बाप का नहीं अपने बेटे की कमाई खा रहे हैं। आज तक जिस बेटे पर अपना सब कुछ लुटाया उसका कर्तव्य था, पर बच्चे अपना कर्तव्य नहीं निभाएं तो उन्हें माँ बाप की संपत्ति और उसके अंतिम दर्शन का भी कोई हक नहीं मिलता। ललिता जी आश्चर्य से उन्हें देखने लगी और बोली, शुभ शुभ बोलिए, ये कैसी बातें कर रहे हैं। किशोर बाबू बोले, अब बस ललिता, बहुत बर्दाश्त किया, पिता हूँ ये सोचकर समझाता रहा, पर मेरा धैर्य खत्म हुआ। मेरा अंतिम निर्णय तुम सब सुनो। जिस घर में ऐसे बेटे बहू हों
उन्हें हम अपनी संपत्ति और अपने अंतिम दर्शन से भी बेदखल करते हैं। हमें मुखाग्नि नैना दे देगी। नैना बोली, बाबूजी ये कैसी बातें कर रहे हैं, थोड़ा धैर्य रखिए। अभी भैया को समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या खो बैठेंगे। महेश बोला, देंगे कैसे नहीं, जो मेरी संपत्ति है मैं उसमें हिस्सा लेकर रहूंगा। किशोर बाबू हंसकर बोले, सुना तुमने, तुम ऐसे भाई के लिए बोल रही हो। किशोर बाबू ललिता जी के कांपते हुए हाथों को पकड़े और बोले, चलो ललिता, जो बच्चा खुच्चा समेटो, हम अंतिम यात्रा पर निकलते हैं। अब यहाँ हमारे लिए कुछ भी नहीं है। दोनों लड़खड़ाते कदमों से अपने कमरे में चले गए। नैना अपने भाई से बोली, आपने अपना बुढ़ापा खुद बिगाड़ा है। जब माता पिता से ही आपका रिश्ता नहीं रहा तो मुझसे भी कोई उम्मीद मत रखिएगा। आपका जो है वो आपको मिल जाएगा, परंतु एक बेटे होने का सबसे बड़ा हक आपने आज खो दिया। दोनों वहां से चले गए और गांव में रहने लगे। नैना ने बहुत कोशिश की उन्हें अपने साथ ले जाने की, पर वो नहीं गए। अब नैना वहीं से उनके खर्चे की व्यवस्था करती और बीच बीच में मिलने आती। अपनी पुरानी कड़वी यादों को वो भूलने की कोशिश कर रहे थे और वहां समय बिता रहे थे। इधर महेश अपनी आदतों के कारण हर किसी से बैर मोल ले रहा था। धीरे धीरे उसकी हालत बद से बदतर होने लगी। एक रोज सुषमा बोली, पता तो कीजिए, शायद आपके माँ बाप जिंदा भी हैं कि नहीं। अगर मर गए होंगे तो कुछ न कुछ तो हमें दे ही गए होंगे। महेश बोला, ये सब हमारी लालच का नतीजा है, जो आज हमें ऐसे दिन देखने पड़ रहे हैं। समय बीता, फिर सर्दी का मौसम आया। मन के घाव बहुत दर्द देते हैं, जो कभी कभी असहनीय हो जाते हैं। एक दिन दोनों सोए तो सोई ही रह गए। जब नैना को इस बात का पता चला तो वो आई। किशोर बाबू ने अपना सब कुछ 3 हिस्से में बांट गए, एक अपनी बेटी और एक हिस्सा अपने पोते के नाम और तीसरा हिस्सा उन्होंने वृद्धा आश्रम के नाम कर दिया। उस वसीयत में साफ साफ लिखा था कि मेरे मरने के बाद मेरे बेटे बहू को मेरे अंतिम दर्शन भी न हो और हमें मुखाग्नि हमारी बेटी देगी। महेश को जब इस बात का पता चला उसे बहुत दुख हुआ और वो गांव आना चाहता था, परंतु नैना ने उसे साफ साफ मना कर दिया, ये कहते हुए कि वो अपने माता पिता की आत्मा को तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहती। नैना ने अपने माता पिता के अंतिम दर्शन किए और उन्हें मुखाग्नि देकर अपना फर्ज निभाया। मित्रों, क्या माता पिता अपने अंतिम समय में अगर मीठे बोल बच्चों से चाहते हैं तो क्या वो कुछ ज्यादा मांगते हैं? क्या माँ बाप का किया हुआ हम इतनी जल्दी भूल जाते हैं कि उनके तीसरे पहर में उन्हें कड़वी बातों की यादें देकर विदा करते हैं? याद रखें, समय खुद को दोहराता है। आज जहाँ वो हैं कल हम होंगे। क्या किशोर बाबू का फैसला गलत था या नैना ने अपने भाई को वहाँ आने से जो मना किया वो गलत था? दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।